गुड इवनिंग दोस्तों, विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर से कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम लोगों ने पिछले शायद एक हफ्ते से लगातार क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं और हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं उस पर क्वेश्चनों पर। बहुत सारे लोग उत्तर भी देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी लोग ऐसे ही नई चेतना के साथ लगे रहिए। हो सकता है कि आपको बहुत ही बेहतर परिणाम इसको देखने का मौका मिलेगा, और मैं कहता हूँ बिल्कुल देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपके लिए भी ये अच्छा रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर नोट करते रहें। चलिए, मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ। जैसे अभी हाल ही में कुछ चीज़ें भी देखना होगा आप लोगों ने, जो नई चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे कई बार अभी हो रहा है, चेयरमैन बदल रहे हैं या कोई नई नियुक्ति हो रही है, तो उससे संबंधित भी कई सारे वीडियोज़ में बनाऊँगा, वो आगे हम लोग देखते रहेंगे। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ध्यान दीजिए मित्रों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक वाई.वी. रेड्डी, डॉक्टर एन.के. सिंह, विजय केलकर और बलबीर सिंह चौहान। तो वाई.वी. रेड्डी साहब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी थे। तो यानी कि वाई.वी. रेड्डी तो नहीं होगा। नेक्स्ट, विजय केलकर साहब 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर एन.के. सिंह को हाल ही में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया किसको? डॉक्टर एन.के. सिंह साहब को। तो यानी कि ये भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन डी बचता है। न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान को 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे, मैंने चारों को डिस्क्राइब कर दिया। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान साहब 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में भारत के किस राज्य को काले चावल, जिनको चक हाओ के नाम से जाना जाता है, इनके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब ये जीआई टैग होता क्या है? देखिए, ये जीआई टैग ग्लोबल इंडिकेशन होता है, जिसको कि भौगोलिक संकेतक का नाम दिया जाता है। यह किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई भी स्टेट ऐसा है जो किसी क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय या कोई उसके लिए बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए प्रदान किया जाता है। और ये 2004 में पहली बार दार्जिलिंग, ध्यान होगा आपको, दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। और ये 10 वर्षों के लिए किसी भी चीज़ को दिया जाता है कि 10 वर्षों के लिए इसका वैलिड जो रहेगा वो वैलिडिटी इसकी 10 साल के लिए रहती है। तो अगर मैं चकहाओ की बात करता हूँ, तो हाल ही में ध्यान होगा मित्रों, मणिपुर जो स्टेट है, मणिपुर के जो काले चावल होते हैं जिनको चकहाओ कहा जाता है, इसके लिए मणिपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई कितने वर्षों तक मान्य होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस पर कि भारत में जब भौगोलिक संकेतक किसी भी स्थान को दिया जाता है तो वह कितने साल के लिए मान्य होता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुरुगन मंदिर के पंचमेर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मंदिर किस राज्य में है? तो जो मुरुगन मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान रखिएगा मित्रों, तमिलनाडु राज्य में है। और इसके लिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक्चुअली ये 5 चीज़ों का मिल करके एक प्रसाद बनाया जाता है। तो ये भारत का पहला मंदिर भी है जिसमें ये पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी मंदिर को या किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये तमिलनाडु होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला जीआई टैग स्टोर हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? अब ध्यान दें मित्रों, ये जीआई टैग स्टोर होता क्या है? तो जीआई टैग स्टोर का मतलब ये है कि लगभग भारत में 350 से ज़्यादा जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। तो आपको एक ऐसा प्लेस दिया जाएगा जहां पर जितने भी जीआई टैग भारत के हैं वो एक ही प्लेस पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ऐसा सेंटर पहली बार भारत में गोवा में ओपन किया जा रहा है कि भारत का पहला जीआई टैग स्टोर हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2019 से 2022 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपको याद होगा अजरबैजान, जिसकी राजधानी बाकू है, ध्यान होगा आपको कि अजरबैजान देश ने 2019 से 2022 तक नाम की अध्यक्षता का पदभार संभाला है। तो पूछा जाएगा अगर कि वर्ष 2019 से 2022 तक नाम की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान। अब अजरबैजान की राजधानी का नाम बाकू है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क देशों में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? अब ये सार्क देश है क्या? तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक सहयोग संगठन है, आप जानते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है।
काठमांडू में इसका पहला जो अधिवेशन कह लीजिए जो हुआ था वो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। तो सार्क देशों का 8 कंट्रियों का एक मिला जुला समूह है जिनकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं MBBS PAIN पेन। तो M फॉर मालदीव है, B से भूटान है, B से बांग्लादेश है, S से श्रीलंका है, P से पाकिस्तान है, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया है और N से नेपाल है। तो यानी कि आपका जो म्यांमार है वो इसका मेंबर नहीं है। अगर नीचे दिए गए ऑप्शन से हम चेक करते हैं तो सार्क देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार देश सार्क देशों में से शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मित्रों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश स्थित। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की एक और खासियत है, भारत में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं वो कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य भी कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा शेरों वाला यानी कि बाघों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 526 बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। विश्व वानिकी दिवस, आप सब लोग जानते हैं विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च जो होता है वो जल दिवस होता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह दिवस होता है और 21 मार्च को जो होता है वही आपका विश्व वानिकी दिवस होता है। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो सी सही होगा। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस होता है। और 21 मार्च को एक और खासियत होती है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ये जो भूमध्य रेखा होती है 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। अर्थात 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर भी होता है। और 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं? बसंत विषुव के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? ऑप्शन में 11 नवंबर, 11 अक्टूबर, 11 सितंबर और 11 मई। तो 11 नवंबर को देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाने लगा है, ध्यान रखिएगा। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 11 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में वियतनाम देश में आयोजित किया गया था। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वियतनाम देश, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड हाल ही में किसकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है? तो ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा जी की आत्मकथा है। बराक ओबामा ने इस ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक आत्मकथा में बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया है, जिसमें से उसामा बिन लादेन पर हुआ जितना भी जो भी हुआ था, तो उसामा बिन लादेन में एडवाबाद में जो मारा गया था तो उसका वर्णन किया गया है। तो अगर पूछता है ए प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आत्मकथा का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का पहला ग्रीन विलेज यानी कि हरित गांव कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एशिया का पहला ग्रीन विलेज यानी कि हरित गांव कौन सा है? तो नागालैंड का खोनोमा गाँव जो है ये वर्तमान में एशिया का पहला ग्रीन विलेज हरित गांव बनाया गया, ध्यान रखना। यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है मित्रों? तो अंगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में निवास करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में किस भारतीय राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में जो सबसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है वो तमिलनाडु स्टेट को रखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, अपनी छतों पर पानी को, जो बरसात का पानी होता है, इसको स्टोरेज करने का जो वर्क किया है वो तमिलनाडु स्टेट ने किया है। तो इसीलिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 जो प्रदान किया गया है वो तमिलनाडु स्टेट को प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रश्न है आज हम लोगों ने केवल 14 प्रश्नों पर ही डिस्कस किया है। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। हम बार बार एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको हर जगह पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ें मैं ही दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ये प्रयास करिएगा कि इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं नोट करते रहिएगा। आने वाले जितनी भी परीक्षाएं होंगी हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट भी रहेगा, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए कल मिलते हैं, इसके बाद कल हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सीधे सीधे, तो कल बढ़िया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।